Hello, friends, and a very warm welcome to all of you. And today, in the continuing series of political science and international relations topics that we have been trying to understand and debate and discuss, keeping ourselves linked with the ideologies and then different concepts. Now, today we are taking a very important concept that is comparative politics. समझना है कि उसका मतलब क्या है, समझना है कि क्या सब्सटेंस है, क्या नेचर है। साथ में हमें समझना है कि उसकी एडवांटेजेस लिमिटेशंस हैं क्या। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड, क्या उसमें भी कोई अप्रोचेस हैं, क्या उसमें भी कोई स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस है, क्या कोई मॉडर्न अप्रोच है, क्या कोई ट्रेडिशनल अप्रोच है, और या फिर इट इज जस्ट अ रैंडम थिंग। इज देयर एनी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय बिहेवियरलिज्म, या फिर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की तरह और इवन हिस्ट्री, आई वुड से कि यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दोज अप्रोचेस, चाहे फिर वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच हो, चाहे फिर वो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच हो। तो द क्वेश्चन अराइजेस दैट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हमें किस डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करती है। अगर पॉलिटिक्स है तो कल्चर भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है तो इकोनॉमी भी हो सकती है, और साथ साथ में जो सोशियोलॉजी, जैसे मैंने कहा, एंथ्रोपोलॉजी का, साइकोलॉजी का, ऑल दीज आइडियाज कम विद कंपैरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, इज इट इवॉल्विंग इन नेचर? माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, क्या एक स्टैटिक है? एंड माय क्वेश्चन इज, क्या इंडिया में कंपैरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच का कोई स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई हो सकता है, या इंडिया का अपना ही एक कंपैरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच सिस्टम चल रहा है डेमोक्रेसी की तरह? क्या इंडिया का भी कोई आइडिया है? So that is how, thinking on these lines, being relevant with the examination questions, let's try and put our best in understanding. And I am leaving the stage to Ashik. Thank you very much. Let's start. Thank you, sir. Starting with the topic, sir, comparative politics. So, the basic meaning of the comparative politics, it is associated with comparison in every field, right from sociology, economy, even institutional based, constitution, and so on. हर एक aspect of life where there is a comparison. Why comparison is needed? To evolve certain kind of a method and also best practices so that each of the best practices can be applied to the respective countries, और जो मॉडल है it can be very useful for whole welfare of the human civilization. तो जो comparative politics है, it is very intrinsic to political science, and it was firstly done by Aristotle by comparing 153 constitution in during Greek civilization. उसके बाद से मैकियावेली ने किया था कंपैरिजन, एंड इवन इन इंडिया जस्टिस रानडे had compared the comparative economy of the British and also the Indian economy. उसके बाद फिर in 20th century there were several element, several historian, even and for example बिपिन चंद्र से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट थे उन्होंने कंपेयर किया था ओवरऑल एंशियंट इकोनॉमी ऑफ ग्रीस एंड इंडियन, और कैसे इवॉल्व हुआ। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उसमें जो दो एस्पेक्ट आता है वो होता है इंक्वायरी और सब्सटेंस। मेथड ऑफ इंक्वायरी, इट इज अ मेथडोलॉजी, चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी यूज हो रहा हो, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट लेंस किसका यूज कर रहा है, सोशोलॉजिकल लेंस यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक लेंस यूज कर रहे हैं, या फिर और कुछ लेंस यूज कर रहे हैं। तो इट इज मेथड। और सब्सटेंस किस पे कर रहे हैं कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को देखने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच किया जाए, तो क्या जो इलेक्शन फंडिंग है, क्या ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है, इट इट चेंजेस, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस और नॉट। क्या वो डेमोक्रेसी के अंदर में जो कैपिटलिज्म है, इवन इन सोशलिज्म, इवन मिक्स इकोनॉमी, क्या रन इफेक्टिवली होता है कि नहीं, वो हो गया पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। क्या डेमोक्रेसी बेस्ट मेथड है टू सॉल्व द पॉवर्टी इशू इन द इंडिया, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है। वेर एज पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच जो मेथड हो गया, सब्सटेंस डेमोक्रेसी अगर एग्जाम्पल है, तो क्या इंडिया के अंदर में, जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा था, रेलेवेंट है? yes, it is relevant because क्या डेमोक्रेसी बेस्ट एग्जाम्पल है टू सॉल्व द क्राइसिस, फॉर सॉल्व द सर्टेन inequality in the country such as gender inequality, caste, class, इवन रीजनल इनक्वालिटी, क्या डेमोक्रेसी बेस्ट प्रोसेस है? तो सोशियोलॉजिकल एलिमेंट
उसके टूल्स, उसका मेथड यूज किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो उसमें डिफरेंट थ्योरी है, एंड लास्ट है कि इसमें हम लोग लेंस यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एट द सेम टाइम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिक्स। तो नेचर इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू मॉडर्न, एंड इट इज इवॉल्विंग, क्योंकि जो कंपैरिजन है इट इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन। आप नेबर से कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन अ वेरी लेमन्स टर्म्स में कंट्री के कंट्री के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंट्री के स्टेट के बीच में, कंट्री के कंपैरेटिव रिलीजन, जो 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के स्पीच दिया था, तो ये कंपैरेटिव रिलीजन। फिर अगर औरोबिंदो घोष का बात किया है तो उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन का एक पोर्ट्रे किया था। इवन राजा राम मोहन रॉय ने क्रिटिक किया था अब्राह्मणिक फेथ एज वेल एज द धार्मिक फेथ के बीच में कि दोनों डिफरेंसेस क्या है कैसे। तो हर एक जगह कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, तो इट इज रिलेवेंट, और कंपैरिजन से ही सोसाइटी के अंदर में जो स्ट्रक्चर है ऑपरेशन वो दिखता है, उसको रिड्रेस करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन यूज किया जाता है। एट द सेम टाइम बेस्ट पॉसिबल जो मॉडल है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो सैनिटेशन से रहे या फिर वो इलेक्शन से रिलेटेड रहे, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड रहे, टैग से रहे, हर चीज में जो बेस्ट मॉडल होता है वो अप्लाई होता है, उससे टाइम भी बचता है, एट द सेम टाइम इट बिकम्स मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टू रन द गवर्नमेंट। तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, तो वो एक तरह से कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ कंपैरेटिव सिर्फ पॉलिटिक्स सिर्फ कंपैरिजन से रिलेटेड नहीं है। वो कंपैरिजन करके आप क्या ड्रॉ करते हो लेसन, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है इट बिकम्स अ बेस, बट उसके ऊपर जो एलिमेंट आता है वो लेसन आता है, एट द सेम टाइम नॉर्मेटिव वैल्यूज। तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से देयर वाज अ मोर फोकस ऑन कंपैरिजन, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑथर थे या कम जो रिसर्चर थे, ही वाज आल्सो पुटिंग सम फॉर्म ऑफ अ नॉर्मेटिव वैल्यू कि कौन सा बेस्ट है, कैसे हम लोग अपने स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में देखे कि कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेंस टू मॉडर्न सेंस, तो प्री वर्ल्ड वॉर टू को हम लोग ट्रेडिशनल सेंस लेते हैं, मॉडर्न सेंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू लेते हैं। तो उसी समय क्यों लेते हैं, तो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एडवांटेज और लिमिटेशन बात करेंगे। तो एडवांटेज वी हैव डिस्कस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कि it it talks about the study about the complex mechanism in the society, क्या इंटरेक्शन कैसे होता है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है कंपैरिजन से। इवन जो मॉडल होते हैं इट इज यूज्ड इन अ वेरी इंक्लूसिव फॉर्म, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर इंक्लूजन होता है इसके अंदर में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक हेल्प करता है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, पार्टिसिपेशन, डिलिबरेशन, इवन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। लिमिटेशन क्या है कि जो भी थ्योरीज हम लोग देखते हैं इट इज मोस्टली सेंटर्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज, तो उनके लेंस से देखा जाता है कि एशियन वैल्यूज, वेस्टर्न मोड ऑफ कंपैरिजन के अंदर में क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो हम लोग उठाते हैं एग्जाम्पल, तो जीडीपी हो गया, तो जीडीपी में और जीएनपी में, और एट द सेम टाइम जो हम लोग मार्जिनल पॉवर्टी इंडेक्स उसमें बात करते हैं, तो उसमें जो नीति आयोग का मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों का। और इवन जो हंगर इंडेक्स में आती है, इंडिया पीछे आता है, तो कहीं ना कहीं वहां हंगर इंडेक्स में चाइल्ड हंगर पर फोकस ज्यादा किया है। इंडिया में जो चाइल्ड हंगर है इट बिकम्स वेरी स्क्यूड, और इसी कारण हम लोग पीछे भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है इट इज मोर ड्रिवन टूवर्ड्स वेस्टर्न कंट्री और उनके सुटेबिलिटी विथ रिगार्डिंग टू द एनवायरमेंट, ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी, हिस्टोरिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन। तीन अप्रोच है ट्रेडिशनल, मॉडर्न में बिहेवियरलिज्म है, पोस्ट बिहेवियर हो गया, और उससे एसोसिएटेड जो अलग अलग एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच या डिपेंडेंसी थ्योरी हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशलॉजी थ्योरी, अलग अलग। तो ट्रेडिशनल में क्या फिलोसफिकल बेसिस, तो फ्रॉम द नेम वी कैन
डिस्कस की फिलॉसफी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल का व्यू क्या था कंपैरिजन के बाद, कि कौन सा बेस्ट मेथड है उसको डेमोक्रेसी का फोल्ड करने है, तो वो बात करते हैं मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का। वेर एस प्लेटो बात करते हैं कि फिलोसफर किंग का। तो ऐसे फिलोसफिकल बेसिस, मतलब कि आप नॉर्मेटिव वैल्यूज देंगे, आप बेस्ट पॉसिबल जो कंपैरिजन है उसके बाद जो निकलता है रिजल्ट, उस पर फोकस ज्यादा करेंगे रादर देन की कंपैरिजन पर। तो फिलोसफिकल हो गया। रिगार्डिंग हिस्टोरिकल अप्रोच में आप सिर्फ कंपैरिजन पे फोकस करेंगे, और वो एक एम्पेरिकल ड्रिवन रहेगा on the basis of objectivity, data set. For example, Machiavelli and even Sabine, he was they were the enabler of historical approach. हिस्ट्री के बेसिस से कंपैरिजन करें, आज का टाइम पीरियड और पहले का टाइम पीरियड में कैसा था, और भी स्टेट्स में कैसा हुआ है, उससे हम लोग क्या लर्निंग लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीडीपी कैलकुलेट करना है, अगर दोनों का जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच में हो जाएगा कि पहले जीडीपी क्या था। फॉर एग्जाम्पल, मुगल्स के समय में, इवन इन सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, अलग रीजनल जीडीपी क्या होगा, और एंशियंट इंडिया और इवन हड़प्पन समय कैसे होगा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच, उससे हम लोग लर्निंग क्या ले सकते हैं। फिलोसफी का बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है कि हम लोग जीडीपी कैसे इंक्रीज, कैसे एक तरह का वो नॉर्म्स रहेगा। लीगल इंस्टीट्यूशन में फोकस किया जाएगा सिर्फ लीगल और इंस्टीट्यूशन, लीगल बेसिस, फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्चर्स, फिर इंस्क्रिप्शन हो गया, और इंस्टीट्यूशन मतलब कि एग्जैक्टली जुडिशरी, लॉज मेकिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच में आई रोल ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, इसको अगर स्टडी करते, कंपैरिजन करते हर एक कंट्री के अंदर में, तो लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस में डेमोक्रेसी है, लेकिन यूरोप में प्री वर्ल्ड वॉर टू के समय में फासिज्म नासिज्म आ रहा है, तो लीगल इंस्टीट्यूशनल बेसिस में ऐसा क्यों आ रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या है स्टेट का, इसी कारण उसको फासिज्म बोल रहे हैं, नासिज्म बोल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कंपेयर करना। तो हिस्टोरिकल अप्रोच अलग हो जाएगा, फिलोसफिकल अलग, बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है और फिलोसफिकल अप्रोच में है। तो इसे पूरा प्री वर्ल्ड वॉर टू है। इसमें क्रिटिसिज्म बाय एडमंड पोवेल ये था कि उसमें डेटा बहुत कम यूज करते थे, उस समय डेटा कम था, ऑब्जेक्टिविटी कम था, इट वॉज बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव। ऑथर उनका जो बायस है खुद से लेते कि वो हो सकता है कि कुछ डेटा को यूज करे, फॉर एग्जांपल फासिज्म नासिज्म तो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न अप्रोच यूज कर रहे हैं, लेकिन जापान को इंक्लूड नहीं किया या कहीं और कंट्री को इंक्लूड नहीं किया। तो उनका अपना बायस है, यूरोसेंट्रिज्म है। इवन डेटा का उस समय कमी था, क्योंकि डिजिटाइजेशन नहीं आ चुका था, कंप्यूटराइजेशन नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम्स था उस समय। तो दैट इज वाई देयर वाज अ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। और दूसरा था कि क्या कंपैरिजन ही करना एंड है, कि कंपैरिजन इज अ मीन्स टू सर्टेन काइंड ऑफ एंड, जो हम लोग बिहेवियर और पोस्ट बिहेवियर में देखते हैं कि कंपैरिजन बेस है, लेकिन उसके ऊपर जो डिराइव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सोसाइटी। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वही वही चीज को यूज करते हैं, और जो डिराइव करते हैं फ्रॉम द कंपैरिजन, वी अप्लाई ऑन द बेसिक लेवल ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न अप्रोच में आता है एडमंड पोवन के, और उन्होंने बताया कि क्या होता है मॉडर्न अप्रोच। तो उसके अंदर में बात करते हैं कि बिहेवियरिज्म और बिहेवियरल जो चेंजेस आ रहा है 1960s 50s के समय में, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरिज्म मतलब क्या होता है। तो बिहेवियरिज्म मतलब बेटा साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजी इसको यूज करते हैं टू इंडिकेट, टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, इसको बिहेवियरिज्म बोलते हैं। यही चीज को अगर हम लोग यूज करेंगे टूल फॉर प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टेट एज वेल एज सोसाइटी, तो इसको बिहेवियरलिज्म हो गया। तो यूज ऑफ बिहेवियरिज्म इन पॉलिटिकल साइंस इज बिहेवियरलिज्म। प्लस जो कंपैरिजन है, इट इज नॉट आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी को कंपेयर करना है तो सिर्फ इकोनॉमिक डेटा का कंपेयर करना नहीं होगा, उसके पीछे में जो ऑपरेशन का स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि जेंडर में विमेन का रोल बहुत कम होगा, एक जगह में कहीं ज्यादा होगा, कहीं पर कास्ट एक्सक्लूड किए होंगे, क्लास एक्सक्लूड होगा, वहां पर नहीं होगा। तो क्या जीडीपी में कैलकुलेट हो पा रहा है। तो कंपैरिजन सिर्फ मोनोटोनस नहीं होता है, सिंगल लेयर नहीं है, उसमें अलग अलग लेयर है। तो बिहेवियरिज्म बात करता है डिफरेंट लेयर्स, आइसोलेशन में काम नहीं करता, इंटरकनेक्टेड है। कभी कंपैरिजन सिर्फ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं हो सकता, उसके अंदर में हो सकता है हिस्टोरिकल भी आएगा, लीगल भी आएगा, फिलोसफिकल भी आएगा, तीनों आ सकता है। लेकिन जो पहले का प्रोसेस था वो सिर्फ एक एक लेयर में कंपेयर करते थे, फिलोसफिकल मतलब सिर्फ फिलोसफिकल। तो बिहेवियर एस्पेक्ट में हर एक चीज के बीच में कंपैरिजन हुआ। डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल है,
तो डेमोक्रेसी के कौन कौन से स्टेक होल्डर है, लीगल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, प्लस सोसाइटी के अंदर में पर्कुलेट कैसे हो रहा है, सोसाइटी के अंदर में डेमोक्रेसी जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अंदर सोसाइटी का पार्टिसिपेशन कितना है। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल अप्रोच, इवन इकोनॉमिकली कैसे डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट करता है। तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जो रूल आते हैं, अमर्त्य सेन हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, नलिन मेहता हो गए, प्रताप भानु महतो हो गए, फिर अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है और इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है दो जो मॉडर्न अप्रोच के अंदर में। अब एग्जैक्टली थ्योरी बारे बात करेंगे तो डेविड एस्टन वी हैव ऑलरेडी टेकन इन द पॉलिटिकल साइंस, वो ही इज अ इनेबलर बोल सकते हैं फॉर द ही, वो एक तरह से जो सिस्टम्स थ्योरी है बिहेवियरिज्म है उन्होंने फेमस किया ये अप्रोच को, बिहेवियरलिस्ट अप्रोच। कैसे? उन्होंने क्रिटिसाइज किया 1950s में कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इट इज वेरी यूनिलैटरल, सेम डायरेक्शन एक, लेकिन जो सोसाइटी का जो चेंजेस हो रहा है उस समय 1960s में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा था, देयर वाज अ इंक्रीज्ड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ड्यू टू द चेंजेस, और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूरोप एज वेल एज एशियन कंट्रीज के अंदर में देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएस। तो देयर वाज अ न्यू वर्ल्ड इन 1960s। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नॉर्मेटिव अप्रोच है, इट इज वेरी यूनिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन चल रहा है, वो देख वो पूरा सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहे। तो इन द क्रेड ऑफ रिलेवेंस ये बात करते हैं नॉर्मल नॉर्म्स है, नॉर्मेटिव अप्रोच इट इज लाइक आइवरी टावर, क्यों आप एक तरह से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं, फिलोसफी आप क्रिटिक कर रहे, कंपैरिजन कर, लेकिन आप कुछ सोसाइटी के लिए सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे। दैट इज वाई ही लेट डाउन द सिस्टम्स थ्योरी। सिस्टम थ्योरी का जो प्रोसेस है इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द सोशियोलॉजी, वहां सिस्टम थ्योरी यूज किया गया था इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फील्ड, कि एनवायरनमेंट एक सिस्टम है उसके अंदर में इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और फीडबैक लूप हो गया। वही इसको यूज किया इन पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव। कैसे? एक सिस्टम है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर में डिमांड है, सप्लाई, डिमांड, एग्जाम्पल इसको लेते हैं डेमोक्रेसी। तो डिमांड हो गया, एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के डिमांड है कंट्री के अंदर में, सिविल सोसाइटी हो जाएंगे, या फिर अलग अलग जो कास्ट हो गए, क्लास हो गए, डिमांड और सप्लाई, सप्लाई की इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं सप्लाई इंडिया के अंदर में सिस्टम। तो डेमोक्रेसी हो गया और आउटपुट हो गया एक तरह से कौन इन्फोर्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करेंगे, जुडिशरी इन्फोर्स करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इवन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फोर्थ पिलर मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वो। और प्लस जो आउटपुट है उसमें से जो फीडबैक होगा, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर में इलेक्शन सही होना चाहिए, फेडरलिज्म सही होना चाहिए, डेटा जरूरी होना चाहिए, हर जन को एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। तो हर एक चीज जो आउटपुट है उस पर क्रिटिसिज्म होगा और उसी से फीडबैक लूप जाएगा वापस से डिमांड और सप्लाई में। तो ये चलते रहेगा अनटिल अनलेस देयर इज अ मोर बेटर और बेस्ट मॉडल निकल सके। इसी को बोलते हैं सिस्टम थ्योरी। इसके अंदर में ऑब्जेक्टिविटी यूज किया गया, इसका रोल मॉडल ये रहा है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग साइंस, सोशल साइंस के तरफ बनाए। पॉलिटिकल साइंस वॉज मोर ऑफ अ थियोरिटिकल एस्पेक्ट, लेकिन उसको प्रैक्टिकल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे बनाए, सिस्टम थ्योरी यूज करके। इसलिए में डेटा कलेक्शन स्टार्ट किया गया। जब डेमोक्रेसी है उसी को लेकर चलते हैं, तो इसके अंदर इलेक्शन में कितने लोग इलेक्शन में अंदर में एससी एसटी ओबीसी है, तो कास्ट सर्वे, क्लास सर्वे, इंडिया में रीजन के अंदर अकॉर्डिंगली कितने डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में कितना वोटर है, हर एक चीज का सर्वे, फिर कितने फंडिंग यूज हो रहा है, कॉर्पोरेट फंडिंग कितना आ रहा है, हर एक चीज का डेटा कलेक्शन, उसी से रिलेटेड जो फीडबैक आएगा उसी से फिर जो सिस्टम होगा और एक तरह से मोर रोबस्ट और मोर सिक्योर बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू ये सिस्टमैटिक है, ये वैल्यू न्यूट्रल है, वैल्यू जजमेंट नहीं है, खराब है डेमोक्रेसी अच्छा है इस पर डिपेंड नहीं करता सिस्टम थ्योरी। ये बात करते हैं कैसे होना चाहिए बस। वैल्यू न्यूट्रलिटी है, प्रैक्टिकल है, मोर ऑब्जेक्टिविटी है, एट द सेम टाइम बोल सकते हैं कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी का यूज किया कापलान ने को अलग सिस्टम थ्योरी लेके आया विद रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन। सिस्टम थ्योरी डेविड एस्टन का है पॉलिटिकल साइंस में, इसी का यूज करके इंटरनेशनल रिलेशन लेके आया। तो उन्होंने इसी को यूज करके अलग अलग थ्योरी निकाला, इसमें नाम है बैलेंस ऑफ पावर। एग्जाम्पल यूरोपियन मॉडल बिफोर लीग ऑफ नेशन, वहां पर जर्मनी, इटली,
फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया सब कोई थे, तो बैलेंस ऑफ पावर था। फिर एक और एक एग्जांपल है लूज बाइपोलर। फॉर एग्जांपल यूएस एस यूएसआर लूज बाइपोलर क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली आइडियोलॉजिकल डिवीजन नहीं है वर्ल्ड का। कहीं ना कहीं देर इज अ कंट्री लाइक नाम, कंट्री लाइक इंडिया और बाकी सब जो नाम को सपोर्ट करते हैं, नॉन लाइन मूवमेंट, दैट इज इट इज लूज बाइपोलर। अगर सबको अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक तरह से आइडियोलॉजिकल कैंप में चल जाएंगे तो टाइट बाइपोलर हो जाएगा। यूनिवर्सल एक्टर मतलब एक यूएन होगा, उसको अगर मिलिट्री पावर मिल जाएगा और एक तरह से वो इन्फोर्स करें डिसीजन तो यूनिवर्सल एक्टर हो जाएंगे। हाइएकल मॉडल मतलब एक ग्लोबल हेजेमोनिक पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस अकेले एग्जाम्पल, क्योंकि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब यूएस अकेले हुआ था 1990s में यूनिलैटरल बन चुका था, उस समय चाइना भी राइज कर रहा था और इंडिया भी राइज कर रहा था। दैट इज वाई हायरार्किकल मॉडल अभी नहीं है। और लास्ट में यूनिट वीटो, वीटो पावर एक के हर जन के पास, हर एक कंट्री के पास। वो कब होगा? जब सबके पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा, हर के पास वीटो हो जाएगा, तो यूएनएससी को वैल्यू नहीं रहेगा, यूएन को वैल्यू नहीं रहेगा, हर के पास वीटो पावर है। तो करेंटली जो 6 उन्होंने थ्योरी निकाला उसमें सिर्फ 2 थ्योरी प्रैक्टिकल है, बाकी जो 4 है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। पहला बैलेंस पावर और लूज बाइपोलरिटी। तो सिस्टम थ्योरी पॉलिटिकल साइंस को यूज किया गया आईआर में, तो बन गया कैपलन थ्योरी। अब इसी के क्रिटिक में बात किया गया सिस्टम थ्योरी में कि सिस्टम थ्योरी जो है इट इज वो बात नहीं कर रहा है अलग अलग एस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सिविल सोसाइटी और साथ ही साथ जो डिमांड है जनता के बीच में, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। इवन जो आउटपुट है वो एक तरह से कहीं ना कहीं वैल्यू न्यूट्रलिटी है। तो बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पर्पस क्या हुआ। हम लोग जब कंपैरिजन नहीं कर रहे, उसका कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा, तो पर्पस क्या हुआ लॉन्ग टर्म में, कौन सा बेस्ट मॉडल वो कैसे पता लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल एलमंड फेमस है, वो लेके आते हैं। वो बात करते हैं कि एक सेम सिस्टम सिस्टम हो गया, ये पूरा सिस्टम हो गया, उसके अंदर में पहले 2 था, उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कर दिया, हर एक का अपना फंक्शनल एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, आर्टिकुलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सबका अपना अपना फंक्शन है। सोशलाइजेशन का फंक्शन हो गया फैमिली, स्कूल्स, इवन बोल सकते हैं जनता दरबार, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक्सेट्रा। इंटरेस्ट एग्रीगेशन प्रेशर ग्रुप हो गया, फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, फार्मर्स ग्रुप हो गया, अलग अलग लेबर यूनियन हो गया एक्सेट्रा। आर्टिकुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज, आर्टिकुलेट करना डिमांड, और आपको और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो गया न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। तो ये चारों इनपुट हो गया अलग अलग लेवल पे। और जब ये अंदर जाते हैं सिस्टम के अंदर में तो उसके बेसिस पे डिमांड जनरेट होता है और साथ ही साथ सप्लाई, फिर जो डिमांड और सप्लाई है वो पूरा मीट होता है और लास्ट में जो एग्जीक्यूट होता है बाय द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो रूल मेकिंग पार्लियामेंट करता है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव करता है, एडजुडिकेशन करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशरी। तो ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। लेकिन क्रिटिसिज्म इसका भी है कि इसमें फीडबैक लूप नहीं है। तो एक बार बस कर दिए तो कैसा लॉन्ग टर्म के लिए कैसा फिर रहेगा, एक लूप ही नहीं है इसके अंदर में। दूसरा कि इसके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, क्या ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। कभी कभी देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है दे दे ऑल्सो दे ऑल्सो से दैट कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन पावर नहीं है। कभी कभी वो भी जजमेंट देते विद रिगार्डिंग टू स्पीकर रूल, गवर्नर रूल। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस पे भी क्रिटिसिज्म होता है। ये दो थ्योरी सिस्टम अप्रोच हो गया। देन वी कम टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी। तो नाम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये बात करते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है सोसाइटी का, वैसे वैसे देर इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और जो डेमोक्रेसी है वो और ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाता है। तो कौन कौन लोग हैं इसमें? एल्विन पोवेल है और लूसियन पाई। तो लूसियन पाई वो बात करते हैं कि जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर में 3 एस्पेक्ट है, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। वो बात करते हैं जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो तभी सक्सेस हो सकता है और डेमोक्रेसी तब पहुंच सकता है, मॉडर्नाइजेशन तभी हो सकता है जब तक इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी हर चीज में, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल में कास्ट क्लास कम, इकोनॉमिक में क्लास कम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेल्थ कम, इनइक्वालिटी कम, पॉवर्टी कम, और पॉलिटिकल में एडल्ट फ्रेंचाइज सबको होना, यूनिवर्सल एडल्ट सबको होना चाहिए और सबके लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कैपेसिटी मतलब कि क्या स्टेट का कैपेसिटी है कि वो जस्टिस दे सके, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी।
सब मिलाकर उनका कैपेसिटी की बात हो रहा है। और डिफरेंशिएशन मतलब जो कैपेसिटी जो स्टेट का है उसके अंदर में क्या वो डायरेक्टली कर सकते हैं या किसी माध्यम के थ्रू कर सकते हैं, मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सरकार के अंदर में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मॉडर्नाइज सोसाइटी होते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए अलग से सेबी होता है, बैंक के लिए अलग से आरबीआई हो गए, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीआई हो गए, डीएम सीएम पीएम, अलग अलग लेयर्स हो गए, ग्राम सभा, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन है। उसके अंदर में अपना अपना कैपेसिटी है। तो कैसे मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच रीच कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, जब आप हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से कंपेयर करते हैं, तो जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में इक्ता सिस्टम था तो एक ही गवर्नर था, उसका काम था जस्टिस भी देना, उसका काम था टैक्स भी कलेक्ट करना, एट द सेम टाइम उसका ये भी काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो एक तो डिफिनेशन बहुत कम था। लेकिन मॉडर्न कंट्री के अंदर में डिफिनेशन बहुत ज्यादा होता है। डीएम का अलग रोल है, जज का अलग रोल है, आईआरएस ऑफिसर का अलग रोल है, रेवेन्यू सेक्रेटरी का अलग रोल है, हर जन का अलग रोल है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का क्रिटिसिज्म होता है कि कहीं ना कहीं अगर कभी कभी देखा जाता है मॉडर्नाइजेशन बढ़ते जा रहा है लेकिन सोसाइटी उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसी कारण क्या होता है कि सोसाइटी ब्रेक कर जाती है। एग्जाम्पल यूएसएसआर की प्रोस्टोरिका और ग्लानोस्ट एक तरह से मॉडर्नाइजेशन अप्रोच था। ड्यू टू देयर वाज अ डेमोक्रेटिक चेंज इन ईस्टर्न यूरोप। उन्होंने ग्लानोस्ट लाया कि आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं लोकल लेवल पर। तो क्या हुआ, सोसाइटी टूट एडजस्ट नहीं कर पाया, स्टेट वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसआर खत्म। तो इसलिए बात करते हैं पॉलिटिकल डिके। सैमुअल हंटिंग का पॉलिटिकल डिके ये टर्म कहते हैं। और एफ डब्ल्यू रिग्स डेवलपमेंटल ट्रैप ये बात करते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि डेवलपमेंटल बढ़ते जा रहा है, डिफरेंशिएशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कैपेसिटी और इक्वालिटी नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल, हाइयर ब्यूरोक्रेसी। जब सोशलिस्टिक मॉडल था इंडिया में तो देयर वाज अ रेड टेपिज्म, हर चीज स्टेट करेगा। तो हर एक चीज के लिए लेबर यूनियन है, हर एक चीज के लिए एक एक नट बोल्ट और कितना कोटा होना चाहिए, हर एक चीज के लिए स्टेट कर सकता है। उससे के लिए अलग मैनेजर है, अलग से एक ऑफिसर होंगे, ऑफिशियल होंगे। तो डिफरेंशिएशन वेरी हाई है, लेकिन स्टेट का रिसोर्सेज बहुत कम है। तो लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज प्रॉब्लम था उस समय कैपेसिटी बहुत कम था स्टेट का। तो उसी कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो दिखा कब, 1990 में, जब देयर वाज अ लेस फॉरेक्स रिजर्व। और उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म लाया और उसके बाद से हम लोग डिफरेंशिएशन बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट आया, सेबी आया, आईआरडी आया, सब डिफरेंशिएशन बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, स्टेट कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। हम लोग फिर अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। हम लोग कोस्टल गार्ड का बात करते हैं, होम गार्ड का, उसको कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इवन लोकल लेवल में पंचायती राज में भी बात करते हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी। तो कैपेसिटी वी आर फोकसिंग ऑन कैपेसिटी। इक्वालिटी भी, इक्वालिटी कैसे, पहले ओबीसी और बाकी सबके लिए रिजर्वेशन नहीं था इन द एजुकेशन, लेकिन 1990 के बाद आया तो इक्वालिटी बढ़ा। और एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए, एनिमल राइट, सबके लिए भी एक कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स बढ़ा। तो हम लोग हर एक फील्ड अच्छी। तो इंडिया इज नॉट अंडर डेवलपमेंटल ट्रैक। हो जाता है जब 1990s में रिफॉर्म नहीं होता। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हो गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। अब आते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। इट टॉक्स अबाउट कि जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस से गुजरता है। कोई भी सोसाइटी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है फॉर एग्जांपल, जहां पे फ्यूडलिस्टिक ऑर्डर होते हैं, वो फिर एक ट्रांजिशनल होता है, फिर मॉडर्न। मॉडर्न मतलब स्वीडन, डेनमार्क, और जो वहां पर हाईली जो डेवलप सोसाइटी है वो हो गया। तो इंडिया जो है पेरिस्मेटिक सोसाइटी, बीच के ट्रांजिशनल फेज है। क्यों? क्योंकि आज भी ग्राम सभा में जो रोल है कहीं ना कहीं खाप पंचायत भी है, रिलीजियस लीडर भी है जो डिटेक्ट करता है। एट द सेम टाइम इंडिया के पास मॉडर्न वे ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी है, टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हाईली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सिस्टम है, कैग है, सेबी है, सब काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बीच में ट्रांजिशनल फेज में। उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो दो एस्पेक्ट है, एक मार्क्स और वेबेरियन का। मार्क्स बात करते हैं कि इकोनॉमी डिसाइड्स द कल्चर और सोसाइटी, लेकिन वेबेरियन बात करते हैं सोसाइटी डिसाइड द इकोनॉमी। पूरा सोसाइटी जैसा रहेगा वैसे इकोनॉमी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेते हैं तो दोनों का अगर कल्चर सेम है और कोई कल्चर दोनों का अलग है तो इकोनॉमी वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों का कल्चर पहले सेम था, उसके बाद धीरे धीरे अलग होते गया, तो एक दोनों का इकोनॉमी भी धीरे डिफरेंट हो गया। एट द सेम टाइम जो इकोनॉमी है इट ऑल्सो डिराइव्स कल्चर। जो विवेरियन कॉन्सेप्ट है वो गया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया।
लेकिन जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट इकोनॉमी हो गया कि इकोनॉमी डिसाइड द कल्चर, कि नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी डिफरेंट था, साउथ कोरिया का डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट हो गया पूरा। कि आप देखते हैं अगर दोनों कंपेयर करेंगे हर एक एस्पेक्ट में तो बहुत डिफरेंट हो जाता है कल्चर, जबकि दोनों सेम ही रेस है, सेम ही एथनिसिटी है। तो क्रिटिसिज्म मॉडर्न पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बात होता है कि जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट इज वेस्टर्न सेंट्रिक, की मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक यूनिलैटरल डिसीजन स्टेज में नहीं होता है, कि एक स्टेज है इसका कुछ। फॉर एग्जांपल डेविड एप्टर बात करते हैं कि जो पहले जो कॉलोनाइज सोसाइटी थे, उनके जो एलिट थे, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द जो वाइट मैन, उस जो उनके जो सिविलाइजेशन, उनके जो वैल्यूज है वो उन्होंने यूज किया। फिर अब एक तरह से उन्होंने क्रिएट किया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के अंदर में। बाद में फिर दे स्टार्ट टू डोमिनेट इन द एवरी फील्ड, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी एक्सेट्रा। बाद में फिर जाना पड़ा कॉलोनाइज सोसाइटी, कॉलोनाइजर को, और फिर कॉलोनाइज सोसाइटी थे उनके जो एलिट थे वो फिर स्टार्ट कर दिए इन द दे स्टार्ट रनिंग द गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो बात कर तो इनका भी क्रिटिसिज्म होता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है जरूरी नहीं कि एक फेज में हो, अलग अलग लेयर्स में हो रहा होगा। कहीं पर कंट्री के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन का फेज बहुत डिफरेंट है, जैसे बिहार का डिफरेंट है, एशिया का आसाम का डिफरेंट है, इवन गुजरात का डिफरेंट है। सबका हिस्ट्री अलग है, सबका कल्चर अलग है, इवन उनका वैल्यूज भी थोड़ा डिफरेंट है। दैट इज वाई मॉडर्नाइजेशन का अप्रोच डिफरेंट है, इसे एक लेंस से नहीं देख सकते। इट इज अ वेरी अब्राहमिक माइंडसेट की एक लेंस से हम लोग हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। हर एक वैल्यू सिस्टम हो सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। Then last regarding to the political approach is political culture approach। इसमें सिडनी वर्बर और गैब्रियल एलमेंट है, वो बात करते हैं तीन एस्पेक्ट पर: पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। फॉर स्टेबल डेमोक्रेसी उन्होंने रिसर्च किया हर एक कंट्री के बीच में, यूएस का, मेक्सिको, ब्राजील, फिर यूके, सबका। तो उन्होंने सोचा कि, तो क्रिटिसाइज किया कि पैरोकियल कंट्री सिटीजन पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ पर है, जहां पर सिटीजन को मतलब ही नहीं कि वोट देना है नहीं देना है। तो जहां जहां पर परसेंटेज टर्न ऑन, जो टर्निंग ऑन परसेंटेज होता है विद रिगार्ड टू इलेक्शन, वहां कम होता है, 55%, 45%, वहां दिक्कत है, पैरोकियल एटीट्यूड है, सब चीज मिल ही रहा है, इलेक्शन में क्या जरूरत है देने देने। सब्जेक्ट अप्रोच कहां पर? फॉर एग्जाम्पल कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया, चाइना, जहां पर सिटीजन फील दैट दे आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और वो क्वेश्चन नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, और ना पार्टिसिपेट कर सकते, ना ही कि डिलिब्रेट करते हैं, वो सब्जेक्ट कल्चर हो गया। एट द सेम टाइम पार्टिसिपेंट कल्चर जहां पर है, जो वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं इन इन फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, जहां पर ग्राम सभा में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इन द लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्सेट्रा। तो ये बात करते हैं कि स्टेबल डेमोक्रेसी तभी हो पाएगा जब तीनों अप्रोच है। कहीं कहीं पर सब्जेक्ट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस, कोविड के समय में, कहीं कहीं पर पैरोकियल होना चाहिए कि, और कहीं कहीं पर पार्टिसिपेटरी होना चाहिए हर बार। तो तीनों का रहेगा तो स्टेबल डेमोक्रेसी आएगा। अब टू एस्पेक्ट बचा है लास्ट: पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच एंड पॉलिटिकल सोशलिस्ट व्यू। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, उसमें दो एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चरिस्ट और डिपेंडेंसी। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, एडम स्मिथ बात करते हैं जितना कम एक तरह से इंटरवेंशन बाय द स्टेट रहेगा उतना सही इकोनॉमिक मॉडल रहेगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम उतना अच्छा काम कर सकता है। देन क्लास पर्सपेक्टिव से मार्क्स और लेनिन है, वी हैव डिस्कस। हेजेमनी पर्सपेक्टिव से ग्राम्स्की है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर अप्रोच। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी है, वो बात करते हैं कि जो कंट्रीज है, कहीं ना कहीं उनका हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रहा है, कहीं ना कहीं वो कॉलोनाइज रहे हैं। दैट इज वाई जो सोसाइटीज है, कंट्रीज है, कॉलोनाइज सोसाइटी है, दैट डिपेंडेंट ऑन अ डेवलप्ड कंट्री। तो वो ड्राइंग बनाया, उन्होंने बताया कि कोर कंट्री यूएस, ईयू हो गया, बीच में इंडिया, चाइना हो गया, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी कंट्री, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गया। तो जो कोर कंट्रीज है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी कंट्री। कैसे? रॉ मटेरियल उठाते हैं और उस लेबर लेते हैं और प्रॉफिट अपने पास रखते हैं, और इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं, लेकिन लोन भी देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हाई रहता है उनका। तो एग्जाम्पल अगर बोला जाए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट। तो एजी फ्रैंक बात करते हैं कि जो डेवलपमेंटल थ्योरी था उनका पहले का, वो इट से क्रिटिसिज्म है कि दे आर नॉट डेवलपमेंटल, दे आर अंडर डेवलप्ड, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन द कोर कंट्रीज फॉर टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज में टेक्नोलॉजी भी डिपेंडेंट है, फाइनेंस भी डिपेंडेंट है कोर इकोनॉमी के ऊपर में। सिमिलरली अब इसको क्रिटिसाइज करते हैं
वॉलस्टीन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी निकालते हैं, वो बोलते हैं कि जो सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी है, इसमें भी कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया इज डिपेंडेंट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अफ्रीका ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है, रादर देन फोकसिंग मच ऑन कोर एंड सेमी पेरिफेरी। तो कहीं ना कहीं जो कोर कंट्रीज है वो ताकतवर होते जा रहे हैं, उनके अंदर हमें टेक्नोलॉजी, उनके पास आईपीआर है, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास फाइनेंस है, उनके पास एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, और लेबर वैल्यूज, हर चीज उनके पास है, नॉर्मेटिव वैल्यूज है। हमेशा रिपोर्ट देखते तो स्वीडन, फिनलैंड हमेशा टॉप में आते हैं, हर चीज उनके पास है। तो क्या होता है कि जो उनके मॉडल है वो अप्लाई करते हैं, तो एट द एंड ऑफ डे अपने जो लेबर्स, अपने सिस्टम है वो काम नहीं कर पाते हैं, और उसी कारण क्या होता है, अपने जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो रन नहीं हो पाता है, और माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन होता है तो जो वहां जो लोग जाते हैं वापस से वो दे गेट डिपेंडेंट ऑन द लोकल नेटिव एंड लोकल इकोनॉमिक मॉडल। तो हम लोग बात करते थे कोर इकोनॉमी है, दे रन द गवर्नमेंट, उसके अंदर में जो कैपिटलिस्ट लोग है, फॉर एग्जांपल वॉल स्ट्रीट हो गया, ये दुनिया को रन करते हैं। क्यों? और वही बात करते हैं स्टेट के हिसाब से, जहां स्टेट बढ़ता है कैपेसिटी बढ़ा, डिप्रिसिएशन बढ़ा, एट द सेम टाइम जो लैंडलॉर्ड फ्यूडल एलिमेंट सब कम होगा, तो कहीं ना कहीं जो होमोजेनाइजेशन सोसाइटी है वो बढ़ जाएगा। तो ये बात करते हैं वैलेस्टीन। एंड लास्ट व्यू इज पॉलिटिकल सोशलिस्ट अप्रोच। तो इसका मीनिंग है कि इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेंस से देख रहे हैं। सोशलिस्ट में मतलब क्या, सोशलॉजिस्ट लेंस से देख रहे हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस को। कैसे? डेमोक्रेसी फिर से एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर में इकोनॉमिक अप्रोच है, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, नेक्सस कैसे होता है करप्शन का, कलोसिव करप्शन, इवन स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है, कितने फ्रीबीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो इकोनॉमिक अप्रोच हो गया। लेकिन सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव होगा कि कौन से कास्ट, रिलीजन, सेक्स, फिर जेंडर, फिर रीजनल कम्युनलिज्म, हर एक एस्पेक्ट पर कैसे इंपैक्ट करता है डेमोक्रेसी। प्रेशर ग्रुप का रोल है, सोशल मूवमेंट का रोल है, कास्ट क्लास हो गया, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप वो इम्पैक्ट करेगा पॉलिटिकल साइंस और ओवरऑल को। तो इसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑथर हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, अतुल कोहली हो गए, अंद्रे बेतल हो गए, फिर प्रताप भानु महतो हो गए, फिर वंदना शिवा हो गए, जो बात करते हैं एनवायरमेंटलिज्म एंड सोशल मूवमेंट एंड पूरा जेंडर थ्योरी, तीनों को जोड़ दिया, तो पॉलिटिकल सोशलिस्ट अप्रोच हो गया। तो इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी, अलग अलग एलिमेंट के बीच उनका स्टडी करना और उससे डिराइव करना और उसको एक नॉर्मेटिव वैल्यूज देना हो गया सोशलॉजी अप्रोच। लेकिन लास्ट में जो बात होता है कि सबको क्रिटिसाइज किया जाता है कि धीरे धीरे हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी में इकोनॉमिक तरफ जा रहे हैं, सोशलॉजी में हम लोग सोशलॉजी तरफ जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस कहाँ गया? पॉलिटिकल साइंस टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट एंड नॉर्मेटिव वैल्यू। दैट इज वाई थेडा स्कोपो बात करती है कि रिवाइवल ऑफ स्टेट होना चाहिए, वापस से इलेक्शन कमीशन में बात करिए, डेमोक्रेसी की बात करिए, वापस से आप जस्टिस, बेसिक बेसिक वैल्यू से बात करें। फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स का जस्टिस हो गया, नॉजिक का थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट हो गया, डेवलपमेंटल जो कैपेसिटी बिल्डिंग थ्योरी हो गया ऑफ अमर्त्य सेन हो गया, तो वो पॉलिटिकल साइंस Yes, हो गया। तो इन द पोस्ट बिहेवियर एटिट्यूड्स, यस वी हैव कंप्लीट। great. I think you have summarized in a very smart way, and we have been able to understand so many points, and we will carry on with the same idea and process.